आज की क्लास में हम लोग पीरियोडिक टेबल में डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे। डायगोनल रिलेशनशिप होती क्या है, कौन से एलिमेंट शो करते हैं। तो जो पीरियड डायगोनल रिलेशनशिप को हिंदी में कहते हैं विकर्ण संबंध। तो पीरियड सेकंड के एलिमेंट हैं। पीरियड सेकंड में और पीरियड थर्ड में हमारा हो गया लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, एल्युमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन। ये ग्रुप हो गए हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो डायगोनल रिलेशनशिप में क्या बताया जाता है, डायगोनल रिलेशनशिप आवर्त दो के हल्के तत्व गुणों में उन तत्वों से समानता प्रदर्शित करते हैं जो आवर्त 3 में उनके विकर्ण सम्मुख होते हैं, डायगोनली अपोजिट होते हैं। मतलब ये जो एलिमेंट है ये मैग्नीशियम से, बेरिलियम, एल्युमिनियम से, कार्बन, सिलिकॉन से कुछ सेम प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, ये देखिए डायगोनल है कि नहीं है। तो इसी को कहा गया डायगोनल रिलेशनशिप। क्या डेफिनेशन हो जाएगी, आवर्त दो के हल्के तत्व गुणों में उन तत्वों से समानता प्रदर्शित करते हैं जो आवर्त 3 में उनके विकर्ण सम्मुख होते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, विकर्ण संबंध कहते हैं। क्या डेफिनेशन हो जाएगी इसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ first 3 elements of second period, ब्रैकेट में लिथियम, बेरिलियम एंड boron resemble with the properties of elements placed diagonally in the next group and next period called diagonal relationship। मीन्स पीरियड थर्ड के जो लाइटर एलिमेंट हैं, पीरियड सेकंड के जो लाइटर एलिमेंट हैं पीरियड थर्ड के एलिमेंट के साथ सिमिलरिटी शो कर रहे हैं, प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी शो कर रहे हैं जो उनके डायगोनल हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि इनके डायगोनल रिलेशनशिप होने का कारण क्या था, डायगोनल रिलेशनशिप में तो इतना ही बता दिया जाता है, लेकिन इसका मेन कारण क्या था। इसका मेन कारण था चार्ज एंड साइज रेशियो। ये इसका मेन कारण था, चार्ज और साइज। तो चार्ज और साइज का रेशियो करीब करीब सेम होता था। ठीक है, जैसे हम बात करें कि हमारी ये प्रोडक्ट टेबल जैसे आपको पीछे बताई थी कि अगर हम इस प्रोडक्ट टेबल में नीचे की तरफ आते हैं, ग्रुप में अगर हम नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है, तो इनकी साइज़ बढ़ती जाएगी। देखो यहाँ लिथियम 3 है, सोडियम बेरिलियम 4 है, मैग्नीशियम, साइज़ हमारी यहाँ पे क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें लिथियम और मैग्नीशियम,
लिथियम हमारा जो है, लिथियम में हमारे 3 और मैग्नीशियम 12, तो साइज़ हमारी यहाँ पे क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा क्या हुआ, साइज़ हमारी यहाँ पर क्या हो रही है, जैसे हम ग्रुप में नीचे की ओर आ रहे हैं, जैसे जैसे ग्रुप में नीचे की ओर आएंगे इनकी साइज़ बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम देखें, इसमें भी हमारी क्या हो रही है, साइज़ बढ़ रही है, इसमें भी हमारी साइज़ क्या हो रही है, बढ़ रही है। और इसमें अगर हम देखें तो लिथियम में हमारे 3 प्रोटॉन हैं और मैग्नीशियम में हमारे कितने प्रोटॉन हैं, 12 प्रोटॉन है। यही एटॉमिक नंबर ही हमारा क्या होता था, प्रोटॉन होता था। तो यहाँ पे हमारे ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन भी इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, या इसको हम कह सकते हैं, इसी को हम नाम दे सकते हैं, जो प्रोटॉन हमारे इंक्रीज प्रोटॉन बने, इसी को हम कहते हैं चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी भी हमारी सेम है, क्योंकि देखो नीचे की ओर जा रहे हैं तो इनमें भी हमारा क्या हो रहा है, इसमें भी चार्ज डेंसिटी इंक्रीज़ करती रही, यहाँ पे भी तो वही हो रहा है, चार्ज डेंसिटी इंक्रीज़ कर रही है। तो ये हमारा मेन कारण था डायगोनल रिलेशनशिप का, जो हमारे चार्ज और साइज़ का जो रेशियो था वो करीब करीब सेम हो रहा था। ठीक है, इस कारण ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। नेक्स्ट इसमें टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट इसमें पूछा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व कौन से होते हैं। तो जैसे आपको पीछे बताया गया था कि ये एस ब्लॉक के एलिमेंट है, जिसमें हमारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, और ये हमारे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, जिसमें हमारे नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, ये जो बीच के एलिमेंट हैं ये हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएंगे, क्योंकि इसमें जो मेटल से ये नॉन मेटल की ओर क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। ठीक है, मेटल टू नॉन मेटल में ये क्या हो रहे हैं, ये ट्रांजिशन हो रहे हैं प्रॉपर्टीज़ में। तो इनको क्या कहा गया, ट्रांजिशन एलिमेंट। नॉर्मली कह दिया जाता है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट हैं। ठीक है, तो ये एस हमारा मेटल है, पी हमारे नॉन मेटल हैं। तो हमारे इसमें जो ये मेटल्स हैं ये हमारे क्या हो रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ में देखा जाए तो यहाँ से इनका ट्रांजिशन हो रहा है मेटल से नॉन मेटल में। ठीक है, तो इनको हमारा क्या कहा गया, ट्रांजिशन एलिमेंट कहा गया। ठीक है, अब ट्रांजिशन एलिमेंट हमारे डी ब्लॉक में कौन कौन से हो जाएंगे, तो डी ब्लॉक में जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट हो जाएंगे ग्रुप 3 to 12, जैसे हमने बताया था ये 3, 12 ये हमारे क्या हो जाएंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट हो जाएंगे। इसके लिए एक जनरल पॉइंट और कहा जाता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल। वैकेंट डी ऑर्बिटल ये भी पॉइंट कहा जाता है कि जिसमें डी ब्लॉक के एलिमेंट तो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। ठीक है, पूछा जाए ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए जो पॉइंट बोला जाता है वैकेंट डी ऑर्बिटल, क्या सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट में वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, ऐसा नहीं है। जो लास्ट के हैं हमारे, इनमें हमारे वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से लिए समझे वैकेंट डी ऑर्बिटल क्या होता है, जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे स्कैंडियम Sc का ही लेते हैं। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जब करा था तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आया था, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। अब यहाँ पर D में अगर हम देखेंगे तो वैकेंट डी ऑर्बिटल है। ठीक है, या हम आयरन का एग्जांपल ले लें, 26 होता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s2 3d6। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारे इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये वैकेंट डी ऑर्बिटल है। तो ये भी पॉइंट कहा गया जिसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, रिक्त डी ऑर्बिटल होते हैं, वो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। लेकिन सभी में हमारे डी ऑर्बिटल कंप्लीट नहीं, जैसे ये हमारा जो लास्ट है 12th ग्रुप है, इसमें हमारे डी ऑर्बिटल वैकेंट नहीं होंगे। एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे जिंक लिया है, जिंक का 30 है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s2, ठीक है, और 3d10। अब देखो इसमें हमारे वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम कैडमियम में देखें Cd, तो Cd हमारा कितना हो जाएगा
40। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा 5s2 और ये होगा हमारा 4d10। देखो कैसे उठाया, ये हमारा जो है फोर्थ पीरियड में पढ़ रहा था, तो यहाँ पे हमारा ये हो गया 4s, फिफ्थ में पढ़ रहा तो ये 5th s। ठीक है, तो ये जो होता था हमारा n-1 होता था, पीछे बताया था। तो इसमें भी वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। मरकरी देख लें, Hg का कितना हो जाएगा 80। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा 6s2 और 5d10। तो क्वेश्चन इसमें ये बनते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। संक्रमण तत्व कौन से होते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट संक्रमण तत्व होते हैं। क्या सारे तत्व संक्रमण तत्व होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं? नहीं। कौन से नहीं होते? जो 12th ग्रुप के हैं। ठीक है, 12th ग्रुप के जो एलिमेंट हैं, या इसी को हमने पीछे बताया था, इसको हम कहते हैं सेकंड बी। ये एलिमेंट हमारे क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। ठीक है, तो ये होता है हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट। इसी में जो हमारा एफ निकलता है, इसको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। क्यों? क्योंकि डी ब्लॉक के बीच से निकल रहा है, इसलिए इसको क्या कह दिया गया? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कह दिया गया। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, या ट्रांजिशन मेटल्स। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसमें। अब हम इसमें बात करेंगे इसकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी की। जैसे आप लोगों को पीछे बताया गया था कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या होती है। तो जब हम किसी पीरियड में आगे की ओर जाते हैं, तो जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफिनेट टाइम, फिक्स टाइम इंटरवल के बाद चेंज हो जाती हैं, या ग्रेजुअली इंक्रीज़ करती थी या डिक्रीज़ करती थी। तो उसी में हमको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में ही हमको कुछ चीज़ें पढ़नी है, जिसमें हम सबसे पहले से इसकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस तो क्या होता है? एटॉमिक रेडियस परमाणु त्रिज्या। नाइन्थ और हाई स्कूल में इसको थोड़ा बहुत बताया जाता है। क्या होता है? जैसे मानते हैं ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये ऑर्बिटल है। तो जो लास्ट ऑर्बिटल है, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल से न्यूक्लियस तक की जो डिस्टेंस होती है, उसे ही क्या कह दिया जाता है? एटॉमिक रेडियस कहा जाता था। ठीक है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस होता है वो हमारा क्या है? एटॉमिक रेडियस हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों को 9th और 10th क्लास में बताया जाता था, लेकिन हायर क्लास में ये पॉइंट सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हायर क्लास में आप लोगों को एक पॉइंट बताया गया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा वेव का नेचर शो करता है। तो जब वेव का नेचर शो करेगा तो वेव तो इस तरह चलती है। तो इस कारण क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन हमको नहीं पता चल पाएगी। जब इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन ही हमको नहीं पता चल पाएगी, तो हमारा जो आउटर बाउंड्री है, एटम की जो आउटर बाउंड्री है, वही हमारी डिफाइंड नहीं होगी। जब हमको बाउंड्री ही नहीं डिफाइंड होगी तो हम न्यूक्लियस तक की डिस्टेंस कैसे मानेंगे? जब हम लोगों को आगे बताया गया कि ये जो पॉइंट होता है, ये 9th-10th के लिए केवल सही है कि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, से न्यूक्लियस तक की जो डिस्टेंस होती है वो एटॉमिक रेडियस हो जाएगी। लेकिन हमको पता है इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह व्यवहार ना शो करके किसका व्यवहार शो करते हैं? वेव का। तो वेव इस तरह से चलती है। ठीक है, तो एटम की बाउंड्री हमारी क्या होगी? वो डिफिनिट नहीं हो पाएगी। एटम्स बाउंड्री ये हमको पता नहीं चलेगी। जब यही नहीं पता चलेगी तो हम न्यूक्लियस तक की डिस्टेंस कैसे लेंगे? ठीक है, तो हमने क्या किया? एटॉमिक रेडियस को मेज़र करने के लिए, जो एटॉमिक रेडियस था, इसको मेज़र करने के लिए इसको हमने बॉन्डेड स्टेट या इंट्रैक्शन स्टेट में डिवाइड किया। ठीक है, तो ये पॉइंट न लेकर के हमने इस पॉइंट से एटॉमिक रेडियस निकाली। अब इस पॉइंट से भी एटॉमिक रेडियस कितने टाइप से निकल सकती है? 4 टाइप से निकल सकती है एटॉमिक रेडियस। कौन कौन सी टाइप हो जाएगा? पहला होगा जिसे हम कहते हैं कोवैलेंट
रेडियस। दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं वॉन डर वॉल रेडियस। नेक्स्ट होता है जिसे हम कहते हैं मेटालिक रेडियस। लास्ट आयनिक रेडियस। तो इस तरह से हमने एटॉमिक रेडियस को डिफाइन किया। तो एक एक करके समझते हैं कि हमारी कौन कौन सी एटॉमिक रेडियस इसमें कैसे निकलेगी। तो पहली जो हमारी यहाँ पे कह रहा है वो है हमारी कोवैलेंट रेडियस। अब जैसे कोवैलेंट की बात की जाए तो जो कोवैलेंट होता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड जो बनते हैं उसमें होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि सिमिलर एटम हमने लिए हैं, जैसे एक ये है, सिमिलर एटम की बात कर रहे हैं, ये है ए, और एक हमारा ये हो गया सिमिलर, इसी तरह सिमिलर एटम ए, ये हो गया, इसके बीच ये शेयरिंग हो रही है। ठीक है, तो जो इसके जो बीच के जो न्यूक्लियस पड़ रहे हैं या सेंटर्स हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, DAA डिस्टेंस होगी, या इसी को ही हम कह सकते हैं बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ कह सकते हैं। इसकी जो डिस्टेंस होगी, इसके डिस्टेंस का जो हाफ होगा वही हमारी क्या कहलाएगी? कोवैलेंट रेडियस। ये हो जाएगा DAA/2। तो जो कोवैलेंट रेडियस जो बताई गई है, वो कोवैलेंट रेडियस क्या बताई गई है कि जो इसमें सिमिलर हमने एटम लिए हैं, उनकी जो न्यूक्लियस की बीच की जो डिस्टेंस का हाफ पार्ट होगा, अब देखो इसकी रेडियस यही तो होगी, यही तो रेडियस होगी, इसका जो हाफ पार्ट होगा इसी को ही हम क्या कहेंगे? कोवैलेंट रेडियस कहा जाएगा। ठीक है, द हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस आर कॉल्ड कोवैलेंट रेडियस। दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग क्या कहलाएगा? परमाणु त्रिज्या कहलाएगा। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत होती है कि अभी तो हमने यहाँ पर जो एटम लिए हैं वो हमने कैसे लिए हैं? सिमिलर लिए हैं। अगर हमारे जो एटम होते हैं वो डिफरेंट टाइप के हो जाएं, ठीक है, तो हमारी ये रेडियस क्या नहीं। अगर हमारे एटम डिफरेंट होते हैं, ठीक है, अभी जो हमने पढ़ा था वो हमारे सेम टाइप के एटम के लिए था। अगर मान लेते हैं कि एटम हमारे डिफरेंट पड़ जाएं, ठीक है, तो हम उसके लिए एटॉमिक रेडियस कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो उसके लिए हमारा जो पॉइंट लगता है वो पहला पॉइंट होता है इफ़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ सेम। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी क्या होती है? सेम होती है। वैद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एटम की कैपेसिटी की वो दूसरे के जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके, वो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, होती है वैद्युत ऋणात्मकता होती है। तो अगर ये कहा जाता है कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, सेम होने का मतलब ये कहा जाए कि हमको थोड़े ही इलेक्ट्रॉन देने पड़े या किसी को थोड़े ही इलेक्ट्रॉन लेने पड़े, ठीक है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? लगभग सेम होगी। ठीक है, तो जैसे देखते हैं ये हमारा A है और ये हमारा B है। ठीक है, तो जो इनके बीच की जो डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? DAB = RA + RB। अब ये भी हो सकता है A और B की रेडियस सेम हो, और ये भी हो सकता है कि A और B की रेडियस डिफरेंट हो। ठीक है, तो इसमें इस तरह से कुछ भी निकाल सकते हैं। तो रेडियस इसमें निकाल सकते हैं। मान लो कि इसके बीच की डिस्टेंस दे दी गई, एक की रेडियस दे दी गई, दूसरे की रेडियस क्या करेगा? पूछ लेगा। तो इस तरह से रेडियस निकालते हैं। दूसरा पॉइंट अगर आता है इसी में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ डिफरेंट। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाए?
डिफरेंट हो जाए। मान लेते हैं कि किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, जब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो क्या करेगा, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की उसकी टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए और बी है, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो क्या करेगा, ए के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, बी के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, जैसे हम मानते हैं कि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बी से ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो हमारा पॉइंट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये हो गया मानना ए और ये हो गया हमारा बी। तो यहाँ पर देखा जाए कि ए जो है वो बी के इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है, ज़्यादा खींच रहा है। तो इसके लिए जो हमारा इसके बीच की जो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, डी ए बी इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी माइनस 0.9 ब्रैकेट में चाई ए माइनस चाई बी। यहाँ पर ये जो चाई है ये शो कर रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, और ये चाई जो शो कर रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला ये लगेगा। अब यहाँ पे माइनस क्यों हुआ है, क्योंकि एक जो है वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब एक के पास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी कम हो जा रही है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा इसमें यूज़ होगा। तो इस तरह से हम किसकी रेडियस निकालेंगे, इस तरह से जो हमारी जो रेडियस निकल के आएगी वो किसकी निकल के आएगी, कोवैलेंट। जो कोवैलेंट एटम होंगे उनकी रेडियस हमारे निकल करके आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे जो इसके बाद हमारा था, इसके बाद जो हमारा था वो था हमारा वॉन डावर रेडियस, वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतनी जो हमारी जो रेडियस निकलेगी वो इन मेन तरीके से निकलेगी।